पृथ्वी पर सातों महाद्वीप जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि वह जब तक जुड़े हुए थे फिर एक समय के बाद वो दोनों टूट गए। कौन? पेंजिया टूट गया। पेंजिया जब टूटा तो उसका नॉर्थ वाला एरिया या उत्तर दिशा में जो टुकड़ा टूटा वह लॉरेंसिया या अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। साउथ वाला जो हिस्सा था, दक्षिण वाला हिस्सा, उसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। कहा जाता है कि गोंडवाना लैंड में ही हमारा इंडिया आता है, भारत शामिल है, और इसीलिए गोंडवाना लैंड का एक भाग है ये। और ये कैसा भूभाग था या कैसा हिस्सा था, तो कहते हैं कि बहुत कठोर था ये। मतलब कठोर शैलों से एकदम सॉलिड रॉक था यहाँ पर। तो कठोर शैलों से बना हुआ मजबूत प्लेट था, भूखंड था। और कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का एक भाग है। इसका जो शेप है या बनावट है वो बिल्कुल त्रिभुजाकार है या ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के रूप में है, त्रिभुजाकार आकृति के रूप में है। ठीक है, अगर इसकी हम लंबाई चौड़ाई की बात करें, उत्तर दक्षिण या नॉर्थ साउथ, अगर इसके हम लेंथ की बात करें तो कहा जाता है इसकी लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम इसके चौड़ाई की बात करते हैं, ईस्ट वेस्ट या पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम हम चौड़ाई की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि लगभग 1400 या 1400 किलोमीटर की लंबाई पर फैला हुआ पेनिनसुलर प्लेट्यू है या प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, हमारे इंडिया का, आप अभी जहां रहते हैं छत्तीसगढ़, वो भी इसी का एक हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका हम टोटल एरिया देखेंगे या कुल क्षेत्रफल, किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। तो कहा जाता है कि 5 लाख या 5 लाख वर्ग स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस दायरे पर, इस रेंज पर फैला हुआ है कौन? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, कहा जाता है कि अपने टोटल एरिया या फिर कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है। फिजिकल रीजन, बिगेस्ट फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। भौगोलिक या जियोलॉजिकल या जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के आधार पर यदि हम भारत को विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपने देखा था हिमालय का पर्वतीय प्रदेश था, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस आधार पर आप देखेंगे कि ये सबसे बड़ा भारत का भौतिक प्रदेश है। ठीक है, फिजिकल एरिया है। इसके बाद आगे देखते हैं, औसत ऊंचाई देखें, एवरेज हाइट। अब देखिए, कोई भी लैंड फॉर्म्स होता है या फिर भूभाग होता है, वो कहीं पर बहुत ज़्यादा हाइट वाला होता है, कहीं पर थोड़ा कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम निकालते हैं, तो वो कोई एक ही होता है। तो अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, इसके एवरेज हाइट की, तो अमूमन कहा जाता है कि 600, 600 से लेकर 900, 900 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, औसत ऊंचाई होती है, एवरेज हाइट होती है। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कुछ पहाड़ियाँ या हिल्स भी आते हैं, शामिल किए जाते हैं।
तो ये पहाड़ी कौन कौन से हैं, हिल्स कौन कौन से हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, इसको लिख लिए होंगे, मैं पेज पलट रहा हूँ। कहीं अगर छूट जाए तो मुझे बताइएगा। प्रायद्वीप या पठार के अंतर्गत प्रमुख पहाड़ियां। पहाड़ी मतलब समझते हैं ना, हिल्स। जो अक्सर आप हिल स्टेशन जाते हैं, जसपुर में है तो देश देखा जाते होंगे। तो प्रायद्वीप या पठार के अंतर्गत जो मेजर हिल्स हैं, प्रमुख पहाड़ियां हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, लिखिएगा, अरावली रेंज या अरावली पहाड़ी। ठीक है। नंबर 2 पे लिखिएगा विंध्याचल रेंज या विंध्याचल पहाड़ी। ठीक है। नंबर 3 पे लिखिएगा सतपुड़ा पहाड़ी या सतपुड़ा हिल्स। नंबर 4 पे लिखिए, चौथे नंबर पर, भारनेर हिल्स। भारनेर हिल्स या भारनेर की पहाड़ी। नंबर 5 पे लिखिएगा कैमूर की पहाड़ी। और नंबर 6 पे लिखिएगा राजमहल की पहाड़ी। ठीक है। तो इस तरीके से ये अ, अच्छा, एक और है, नंबर 7 पे लिखिए, 7वें नंबर पर, ये है शिलोंग की पहाड़ी या हिल्स ऑफ शिलोंग। आपने कभी न कभी नाम सुना होगा, कभी घूमने भी जाइएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो ये कौन कौन से स्टेट में है, इसको भी मैं बताता चलूंगा। ये 7 मेजर हिल्स हैं या प्रमुख पहाड़ियां हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत इनके अंडर में शामिल हैं, आते हैं। इन सभी से मिलकर बना है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। अब प्रायद्वीपीय पठार में शामिल स्टेट कौन कौन से हैं, राज्य कौन कौन से हैं, उसको देख लेते हैं। जो मेजर स्टेट, प्रमुख राज्य हैं जो कि शामिल किए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार में, इसमें हमें ये देखना है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंतर्गत कितने स्टेट आते हैं, किन स्टेट में, किन राज्यों में फैला हुआ है ये भारत का भौतिक प्रदेश। तो इसमें लिखिएगा नंबर 1 पर राजस्थान। ठीक है। नंबर 2 पर लिखिए दिल्ली। दिल्ली ये राजधानी क्षेत्र है। ठीक है। दिल्ली में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, इंडिया का सबसे टॉप का यूनिवर्सिटी है वो, जेएनयू कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। वो अ, एक पहाड़ी पर बसा हुआ है, मतलब उसका जो लोकेशन है वो एक हिल पर है, पहाड़ी पर। तो प्रायद्वीपीय पठार में राजस्थान शामिल है, दिल्ली शामिल है। इसके अलावा नंबर 3 पे लिखिए गुजरात। नंबर 4 पे लिखिए मध्य प्रदेश।
नंबर 5 पर लिखिए झारखंड। नंबर 6 पे लिखिए मेघालय। ठीक है। नंबर 7 पर लिखिए छत्तीसगढ़। इसके बाद लिखिए नंबर 7 के बाद नंबर 8 पे 8वां तेलंगाना। नंबर 9 पे लिखिएगा आंध्र प्रदेश। नंबर 10 पे लिखिए महाराष्ट्र। नंबर 11 या 11 पे लिखिएगा तमिलनाडु। ठीक है। नंबर 12 पे लिखिए केरल। सारे स्टेट्स के नाम मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा। इसके अलावा कुछ और राज्य हैं जहां पर प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है, जिनमें है कर्नाटक। तो इस प्रकार से अगर आप 12 अलग-अलग स्टेट, 12 राज्य और एक नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, भारत की राजधानी दिल्ली, तो इन सारे स्टेट और एरिया में फैला हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, मतलब काफी बड़े एरिया पर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आकांक्षा गोस्वामी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आकांक्षा गोस्वामी रिप्लाई कीजिए मुझे। आकांक्षा गोस्वामी, सुनैना परजा। हम्म, आकांक्षा गोस्वामी नहीं रहती है, मैं नोटिस किया हूं अक्सर। खैर, सुनैना बताइए गुजरात की राजधानी कौन सी है? गुजरात की राजधानी कौन सी है बताइए। हम्म, गांधीनगर। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रायद्वीपीय भाग का विभाजक अर्थात प्रायद्वीपीय पठार जो है वो दो अलग अलग भागों में बंट जाता है, और इसको बांटने का काम या विभाजित करने का काम, डिवाइड करने का काम दो नदियां करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? तो ये है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ये नर्मदा और ताप्ती नदी जो है, ये कहा जाता है कि भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, और यही भ्रंश घाटी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत को या प्रायद्वीपीय पठार को दो असमान भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय पठार का विभाजक किसे कहा जाता है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी को।
ठीक है? तो इनको ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि जिनका ऑनलाइन पढ़ने में मन होता है वही जुड़ें, बाकी को जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग 4 लोग ही जुड़ें, लेकिन आप लोग सीरियस रहें। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो केवल ऑनलाइन जुड़ जाते हैं और केवल छोड़ के चल जाते हैं कि हम लाइव हैं करके। ऐसा करके वो मुझे मूर्ख नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो अपने आप को बना रहे होते हैं मूर्ख। वो 4 साल बाद पता चलेगा। बहरहाल आप लोग जितने लोग सीरियस पढ़ रहे हैं, एकदम सीरियस पढ़िए, गंभीरता से पढ़िएगा जब भी क्लासेस होती है। यकीन मानिए, आज से 3 साल बाद जब आप कहीं जॉब की तलाश करेंगे ना, तो आपको ये नॉलेज जो है ना, वो बहुत काम आएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम देखें प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, यहाँ से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, वो कौन-कौन सी हैं? अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है, बड़ी-बड़ी परीक्षाओं में, कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ कौन-कौन सी हैं? ठीक है? प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, अहम नदियाँ हैं, उनमें मैं कुछ नदियों के नाम यहाँ लिखूँगा, आप लोग भी लिख लीजिए। पहला नदी जो है, वो है सोन। फिर लिखिए चंबल। फिर लिखिए दामोदर। ठीक है? फिर लिखिए माही, लूनी, नर्मदा। ठीक है? ताप्ती, या तापी भी कहा जाता है, इसको ताप्ती भी लिखते हैं, आप लोग जैसा उचित लगे लिख सकते हैं। कुछ और नदियां हैं, लिखिएगा महानदी। फिर लिखिए गोदावरी। ठीक है? महानदी जिसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं, गोदावरी जो कि बूढ़ी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। गोदावरी के अलावा कृष्णा, इसके अलावा कावेरी। ठीक है? इसके अलावा पेरियार। ठीक है? ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं प्रायद्वीपीय पठार से। अर्थात मैंने जो 12-13 स्टेट लिखवाए थे अभी, ये उन्हीं स्टेट में से, उन्हीं राज्यों में से ही निकलती है, और इन्हें हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक बहुत ही विशेष तथ्य जो कि प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में उल्लेख होता है, तो यहाँ दो पहाड़ियों का मैं जिक्र करूंगा। एक है सतपुड़ा और एक है विंध्यन। ठीक है? सतपुड़ा और विंध्यन की जो पहाड़ी है, ठीक है, ये क्या करता है? ये विभाजक का काम करता है। मतलब ये डिवाइडर है। किसका? तो ये है
नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। कहा जाता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एकदम अलग कर देता है कौन? सतपुड़ा और विंध्यन की पहाड़ी, या सतपुड़ा रेंज और विंध्यन रेंज, जो कि प्रायद्वीपीय पठार में है। ठीक है, तो ये था प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बाकी सारी चीजें मैं बता चुका हूँ जब भारत की भूगर्भिक संरचना हम पढ़ रहे थे, कि यह मुख्य तौर पर काली मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, और काली मिट्टी या कपास प्रोडक्शन के लिए प्रायद्वीपीय पठार जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जल विद्युत या वाटर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी संभावना होती है। और उसके अलावा जो बाकी तथ्य थे कि किस तरीके से यहाँ कपास का उत्पादन होता है, सूती वस्त्र की मिलें स्थापित हैं, और गन्ने का और बाकी फसलों का कैसे प्रोडक्शन होता है, मैं हल्का हल्का आप लोगों को बताया था इन सारी चीज़ों के बारे में। तो उन सब चीज़ों पर मैं दोबारा अभी नहीं आऊँगा। बीच बीच में अगर मुझे कहीं लगे कि वहाँ बताने की आवश्यकता है तो मैं ज़रूर उन चीज़ों को बताता रहूँगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं इसके प्रायद्वीपीय पठार से, और सीधे आते हैं उत्तर के विशाल मैदान पर। अगर यहाँ कहीं पर किसी को छूटा हुआ लग रहा है कुछ, तो मुझे एकदम बताइएगा, मैं रिपीट करूँगा या फिर बताऊँगा। तो इसके बाद हम आते हैं उत्तर के विशाल मैदान पर। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का प्लेन जो है, प्लेन मीन्स मैदान। ठीक है, एक समतल धरातल वाला एरिया। अच्छा, ठीक है, हो जाएगा तो बताइएगा। अच्छा, हो गया, ओके। अ, भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश, जिसको हम भारत का तीसरा कह सकते हैं धरातलीय स्वरूप है। मैंने बताया था शुरुआत में भारत को 4 धरातलीय स्वरूपों में बांटा गया है, और जिसमें से दूसरा था प्रायद्वीपीय पठार, पहला था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पर आएगा आपका उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, या ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा चलिए देखते हैं क्या है ये नॉर्थ इंडिया का। हालांकि इस विशाल मैदान के बारे में भी काफी कुछ मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। मुख्य तौर पर इसे देखिए, कहा जाता है कि ये 3 नदियों से मिलकर बना है, गंगा प्लस सिंधु। ठीक है, और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र लिखा हूँ, थोड़ा सा गलत लिखा गया था तो मैं कट करके सुधारा, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, समझदार हैं। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है, इसे हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान या ग्रेट प्लेन। कहते हैं भारत में 3 बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं या बहती हैं। हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और इन 3 नदियों के द्वारा लगातार
ये 3 नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, इनके द्वारा लगातार हर साल अ, उत्तर भारत के नॉर्थ इंडिया के जो कुछ राज्य हैं, वहां पर लगातार मिट्टी, कंकड़, पत्थर हर साल बिछाती हैं यहाँ की नदियाँ, ठीक है, बाढ़ के माध्यम से, फ्लड के माध्यम से। और लाखों हजारों सालों से ये लगातार प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस हो रहा है, और इस तरीके से एक बहुत ही मोटी और बहुत ही उपजाऊ एक मैदान या फिर भूमि का निर्माण हुआ है, बना है, जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, नॉर्थ का ग्रेट प्लेन, ठीक है। इसमें शामिल राज्य कौन से हैं, इसको देखते हैं। चलिए, नॉर्थ इंडिया के इस ग्रेट प्लेन में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो सबसे पहले लिखिएगा नंबर 1 पर पंजाब, नंबर 2 पे लिखिए हरियाणा, नंबर 3 पे लिखिए राजस्थान, नंबर 4 पे लिखिए उत्तर प्रदेश, नंबर 5 पे लिखिएगा उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, नंबर 6 पे लिखिए झारखंड, नंबर 7 पे लिखिए असम, 8 पे लिखिए वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये मेजर 8 स्टेट हैं या 8 राज्य हैं जहां पर फैला हुआ है क्या, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान या उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य उत्तर भारत के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस बात करें इसके कुल क्षेत्रफल की, तो कहा जाता है कि यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे पर फैला हुआ है, विस्तार है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, मैंने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताया था कि उसका टोटल एरिया 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, लेकिन उसमें बाकी और भी एरिया हैं जिनको मैंने नहीं लिया था, इसीलिए उसका टोटल एरिया कम लगा होगा, लेकिन वो ज़्यादा है, ठीक है। कभी मैं उसके डिटेल पे जाऊंगा तो बताऊंगा। प्रायद्वीपीय पठार के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा भारत का भौतिक प्रदेश कोई है तो वो है उत्तर का विशाल मैदान या गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि टोटल कुल 7 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे पर फैला हुआ है, विस्तृत है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं कुछ और तथ्यों को। अगर हम इसके पूर्व पश्चिम की लंबाई देखें, पूर्व पश्चिम लंबाई इसीलिए क्योंकि जब आप उत्तर के विशाल मैदान को देखेंगे, ठीक है, मान लीजिए आपका ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से जब आप आएंगे, इस तरीके से, तो पूरा ये वाला एरिया, यहाँ से महाराष्ट्र और गुजरात शुरू होता है, तो ये वाला जो एरिया है आपका इतना, ठीक है,
लगभग इतना। ये वाला क्या कहलाता है? ये है गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान, या उत्तर का विशाल मैदान। ये उत्तर का विशाल मैदान पूरब से पश्चिम की ओर ज्यादा लंबा है, ठीक है। मतलब इसके हम लेंथ की बात करें तो ईस्ट से वेस्ट, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर ज्यादा लंबा है, इसीलिए हम इसकी लंबाई पूरब से पश्चिम देख रहे हैं। अन्यथा हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर ये चौड़ाई में आएगा, ठीक है। तो लंबाई अगर हम देखें किसकी, उत्तर के विशाल मैदान की, तो इसकी लंबाई जो निकल कर आती है वह है लगभग 3200 किलोमीटर। अर्थात पूरे भारत का एक छोर से दूसरे छोर को ये कवर कर लेता है, ठीक है। अगर हम चौड़ाई की बात करें, उत्तर दक्षिण चौड़ाई की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि 150 से 300 किलोमीटर के रेंज में दायरे में फैला हुआ है। कौन? गंगा का गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान, ठीक है। कहा जाता है कि उत्तर भारत के इस विशाल मैदान के निर्माण में इन तीन नदियों का ही अहम योगदान है, और ये तीन नदियां और इनकी सहायक नदियों ने ही हजारों सालों तक मिट्टी का या अवसाद का निक्षेप किया है धरातल पर, और उबड़ खाबड़ भूमि को समतल बनाया है। आज अगर कहा जाए कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में अगर आप बोर करेंगे तो आपको 3-4 किलोमीटर गहराई तक आपको पत्थर नहीं मिलेगा, बिल्कुल कोमल मिट्टी मिलेगी, जिसे हम अवसादी शैल कहते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हजारों सालों का एक प्रक्रिया था जिसमें हर साल नदियां अपने जल के द्वारा, बाढ़ के माध्यम से हर साल मिट्टी की एक परत बिछाती थी, और इसीलिए आज आपको परिणाम के रूप में ये बहुत ही उपजाऊ भूमि दिखाई देता है। अगर इसके बारे में कुछ और तथ्यों को जाने, उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में, तो कहा जाता है कि ये भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग है। कहा जाता है कि कोई सा भी फसल हो, उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन अगर होता है कहीं तो वो नॉर्थ इंडिया में होता है। आपने सुना होगा अक्सर कि चावल, गेहूं या फिर गन्ना या अन्य बहुत सारी फसलों का अगर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उत्पादन होता है कहीं तो वो उत्तर प्रदेश सुनेंगे, बिहार सुनेंगे, पंजाब हरियाणा सुनेंगे। कारण क्या है? वजह सीधा सा है कि यहाँ पर बहुत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊपन होता है। अर्थात उत्तर भारत में जो मिट्टी होती है उनका फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, उपजाऊपन, एक उर्वर क्षमता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, इसका थोड़ा सा हम विभाजन देखते हैं। किसका? उत्तर के विशाल मैदान का। ज़्यादा नहीं, केवल 5 या 10 मिनट की और कक्षा होगी। उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन अगर हम देखें तो कुछ भागों में इसको बांटा जाता है, ठीक है। जैसे एक है, पॉइंट वाइज ही लिख लीजिए, भाबर प्रदेश। दूसरा लिखिए, तराई प्रदेश। नंबर 3 पे लिखिएगा कांप
प्रदेश एक नाम है, कॉप प्रदेश, इसको लिखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। कॉप प्रदेश में ही दो नाम हैं, लिखिएगा। एक है बांगर और दूसरा है खादर। बांगर और खादर, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए। लिख लिए ना? ओके। चौथा लिखिए नंबर 4 पे। ये है रेह। अंग्रेजी में नाम लिख दे रहा हूं, REH। नंबर 5 पे लिखिए भूड़। ठीक है। सादरी में भूड़ू कहते हैं, वो नहीं है, थोड़ा अलग है। नंबर 6 पे लिखिएगा शंकु या अंतः शंकु। ठीक है। और नंबर 7 पे लिखिएगा डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा हो गया। तो इस प्रकार से उत्तर भारत के विशाल मैदान को अगर हम बांटते हैं तो मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटते हैं, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश और कांप प्रदेश। उसके अलावा कुछ और भी इसके भाग हैं, जैसे रेह, भूड़, शंकु या अंतः शंकु और डेल्टा। ये क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं तथ्य आपको कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। किसी के पास अगर कोई सवाल है तो बताइए, फिर हम कक्षा समाप्त करेंगे। कोई सवाल नहीं है? ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल हम। ख्याल रखिएगा। आप लोग अब विदा ले सकते हैं। वेलकम। वेलकम। मोस्ट वेलकम।